Hello everyone, I'm Dr. Simi Choyal. Welcome to this channel, and today in this video we are going to discuss about demand. डिमांड क्या है? डिमांड को हिंदी में हम लोग मांग कहते हैं। तो मांग क्या है, डिमांड क्या है? डिमांड अभी जैसे आप लोगों से किसी से भी पूछा जाए, ऑब्वियसली हम लोग फेस टू फेस तो अभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिमांड क्या है तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि किसी भी चीज़ की अगर हमें वांट है तो वो डिमांड कहलाएगी, या उस चीज़ की अगर हमें डिज़ायर है तो वो डिमांड कहलाएगी। तो बहुत बारी लोग डिज़ायर को, वांट को डिमांड के साथ में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वांट डिमांड नहीं होती या डिज़ायर डिमांड नहीं होती। हाँ, ये एक डिमांड का पार्ट है। तो वांट या डिज़ायर डिमांड कब बनती है? जब आपके पास में वो वांट या डिज़ायर को पूरा करने के लिए पैसा हो, परचेजिंग पावर हो, और आप वो जो पैसा है, आपकी जो परचेजिंग पावर है, उसको आप खर्च करने के लिए विलिंग हैं, तो विलिंगनेस होनी चाहिए। तो डिमांड के लिए हमें क्या चाहिए? डिमांड के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन है उसके पास में क्या होनी चाहिए? उसके पास में परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विलिंगनेस होनी चाहिए। तो कोई भी चीज डिमांड कब होती है? जब किसी पर्सन को उस चीज की, उस कमोडिटी या सर्विस की वांट है, डिजायर है, विच इज बीन बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, कि उसके पास में ना सिर्फ उस चीज को खरीदने की डिजायर है, उसके पास में खरीदने की क्षमता भी है, पैसा भी है, मनी भी है, और वो मनी स्पेंड करने के लिए वो इच्छुक भी है। ही इज विलिंग टू स्पेंड दैट मनी. So what is demand? Demand refers to the want which is backed up by the purchasing power of that person along with the willingness to spend. So I hope this is clear. What is demand? Demand here, when we are talking about want, we are talking about purchasing power and we are talking about willingness to spend. तो ये जो तीन चीजें हैं, want हो गई, purchasing power हो गई, willingness to spend हो गई, ये तीनों मिला के बनती हैं डिमांड। और डिमांड हमेशा किसके रेफरेंस में होती है? डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में होती है। तो अब जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो एक और चीज आती है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये दोनों अलग चीजें हैं, डिमांड अलग है, क्वांटिटी डिमांडेड अलग है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिमांड तो ये है कि कोई भी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे अगर परचेज की जाती है, डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी डिमांड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं और एक्स कमोडिटी का लेट्स से यहाँ पे हम लोग प्राइस की बात करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स हो गया, अगर प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स से 8 है। अगर हम लोग कहें कि प्राइस हमारा 12 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 6 हो गया। अगर प्राइस 14 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गया। तो ये यहाँ पर ये जो पूरी चीज है, ये सारा मिला के क्या बनता है? ये सारा मिला के डिमांड बनता है कि एक कमोडिटी के डिफरेंट प्राइस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी परचेज की जाती है, उस सब को हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अब क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम कहें कि 12 रुपए प्राइस है तो 12 रुपए पे कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएगी? तो वो कितनी है? 6। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिमांड तो क्या हो गया कि डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो परचेज की जाती है एक कमोडिटी की, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज की जा रही है
उसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम लोग देखते हैं डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, कुछ लोग शेड्यूल भी बोलते हैं इसको। तो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डिमांड हमेशा किसके रेफरेंस में होती है, हमेशा वो प्राइस के रेफरेंस में होती है। प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड स्केड्यूल क्या है, जब एक टेबल फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांड की जाती है उसको अगर हम लोग टेबल फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है अगर हम उसे एक टेबल फॉर्म में हम लोग शो करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, डिमांड स्केड्यूल। तो जो हमारा डिमांड स्केड्यूल है ये हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक होता है हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अगर हम लोग किसी एक कंज्यूमर का पैटर्न चेक करते हैं कि वो एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है किस प्राइस पे, वो अगर हम लोग टेबल फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। वहीं पे जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में हैं उन सबकी डिमांड को अगर हम लोग ऐड कर दें और फिर उसको टेबल में हम अगर शो करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो इसको हम लोग देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल हम लोगों ने एक बनाया है, एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने कमोडिटी ली है, कमोडिटी का नाम है एक्स। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ एक्स दिखाया है और सेकंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड हम लोगों ने शो किया है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर प्राइस 10 है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 5 है, प्राइस 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई 4 हो गई, प्राइस और इंक्रीज हुआ 30 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 रह गया, और अगर प्राइस 40 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गया, वो कितना हुआ 2 हुआ। ये एक बायर की एक कंज्यूमर का रिलेशनशिप है, किसका, प्राइस और डिमांड का। और इसको हम लोगों ने टेबल फॉर्म में बनाया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। वहीं पे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी सबकी डिमांड को अगर हम लोग मिला देंगे डिफरेंट प्राइसेस पे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल कहलाएगा। इसको भी हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू देखते हैं कि अगर प्राइस 10 रुपीज था तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं इस सिचुएशन में कि मार्केट में केवल 2 ही कंज्यूमर्स हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी के, या फिर 2 ही बायर्स हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी के, ए एंड बी। तो अगर प्राइस 10 था तो ए ने 5 यूनिट्स डिमांड करी और बी ने कितनी डिमांड करी, 4 यूनिट्स डिमांड की। तो मार्केट डिमांड कितना हो गया, ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड, दैट मीन्स 5 + 4, सो मार्केट डिमांड इज हाउ मच, 9 is the market demand. Similarly, when the price increased to 20, we can see कि जो डिमांड A की थी वो 5 से कितनी रह गई, केवल 4 रह गई, और जो हमारी B की डिमांड है वो भी कम हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। सो मार्केट डिमांड कितनी हो गई, A की डिमांड प्लस B की डिमांड, दैट इज 4 + 3, दैट इज हियर 7. Similarly, if the price increases to 30, जो डिमांड है दैट कम्स टू 3, बी की डिमांड कम्स टू 2 और मार्केट डिमांड कितनी हो गई, 5 हो गई। सिमिलरली इफ द प्राइस इंक्रीजेस टू 40, ए की डिमांड फर्दर गोज डाउन, जो बी की भी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो गई, और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो टोटल मार्केट डिमांड है वो भी कितनी हो गई, दैट इज ओनली 3. सो इज दिस क्लियर? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द price and demand relationship of a particular consumer, we are talking about individual demand schedule. और वहीं पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अगर हमारा हो रहा है डिमांड और प्राइस का पूरे मार्केट का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। चलिए अब बात करते हैं डिमांड कर्व की। अभी हमने इससे पहले बात की डिमांड स्केड्यूल की। डिमांड स्केड्यूल में हमने क्या कहा कि कितनी क्वांटिटीज लोग डिमांड करते हैं डिफरेंट प्राइस पे की। तो ये जो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप जब हम लोग एक टेबल फॉर्म में शो करते हैं तो उसे हम लोग डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। वहीं पे इस रिलेशनशिप को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू शो करते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं उसको डिमांड कर्व कहते हैं। जब प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। अगेन डिमांड कर्व भी जैसे स्केड्यूल दो तरह के थे, एक होता है हमारा क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा हमारा होता है मार्केट डिमांड कर्व। सो इट इज ऑल्सो जस्ट द सेम, क्योंकि अगर हम लोग किसी एक जो हमारा कंज्यूमर है, जो बायर है कमोडिटी का, तो अगर एक कंज्यूमर की हम लोग डिमांड और प्राइस को ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और वहीं पे जितने भी कंज्यूमर्स हैं एक मार्केट में, उन सबकी डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को अगर हम लोग ग्राफिकली शो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि जो भी किसी भी कमोडिटी जिसके हम लोग डिमांड को स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जो भी कमोडिटी अंडर स्टडी है उसका जो प्राइस है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेट्स से कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं तो कमोडिटी एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कमोडिटी एक्स की डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर जो हमारी कमोडिटी जो अंडर कंसिडरेशन है एक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी का खुद का प्राइस। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं जो सब्जेक्ट अंडर या जो कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन है जिसके हम लोग डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें रिलेटेड गुड्स में क्या आ गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ गए। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो कि एक की जगह दूसरे को हम लोग यूज करते हैं, जैसे टी एंड कॉफी हो गया, कोका कोला पेप्सी हो गया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एंड पेप्सी की हमने बात की, अगर हम लोग कोका कोला की डिमांड स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन कोका कोला है, कोका कोला ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया। लेट्स से 10 रुपीज है कोका कोला का प्राइस, तो कोका कोला ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, लेकिन जो रिलेटेड गुड है, जो सब्स्टिट्यूट गुड है, पेप्सी ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया। 10 रुपीज से उसने अपना प्राइस 11 रुपीज कर दिया। तो ऑटोमेटिकली कोका कोला की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली आपके खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से आपके प्रोडक्ट के डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। दूसरी तरह का रिलेटेड गुड जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे अगर जो चीजें ज्वाइंटली यूज होती हैं, जैसे अगर हम लोग बोले पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, ये सारे क्या हैं जो एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। पेन जो है बिना इंक के नहीं चलेगी, कार बिना डीजल पेट्रोल या आजकल बहुत सारे और वेरिएंट्स है उसके बिना वो नहीं चल सकती। तो एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से दूसरे की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी आपने पिछले कुछ टाइम में देखा होगा पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स केम डाउन एंड उसकी वजह से जो डिमांड फॉर डीजल कार स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और अभी कुछ टाइम से डीजल के भी प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। तो जो ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी अगर जो आपका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके गुड को, आपके कमोडिटी को, अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका आपके कमोडिटी की डिमांड पे डेफिनेटली असर आएगा।
जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है किसी की भी डिमांड को अफेक्ट करने का, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर कितना कमा रहा है, उसकी कितनी इनकम है, वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हुई है तो अब उसके पास में ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, ज्यादा वो खर्च करेगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी रीजन से उसका डिमोशन हुआ है, पे कट्स हुए हैं, इनकम उसकी कम हो गई है, जैसे स्पेशली अभी हमने कोरोना काल में बहुत ज्यादा देखा है, तो वो चीजें भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी रीजन से कंज्यूमर की इनकम, ये मनी इनकम अगर कम हो जाती है तो उसका भी डायरेक्टली डिमांड के ऊपर असर आता है। अगर इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत क्विकली चेंज होते हैं, तो अगर आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो रहे हैं तो उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चेंज होगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको टॉय कार्स वगैरह चाहिए होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है। दे डोंट वांट द टॉय कार्स एनी मोर, दे वांट द रियल कार्स, राइट। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। देन एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में आप प्राइस में कितना चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर बहुत ज्यादा चेंज अफेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा, वो इंक्रीज की तरफ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज की तरफ भी हो सकता है। अगर आप ड्रास्टिक सब्सिक्वेंट चेंज अगर प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहे हो कमिंग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके डिमांड को अफेक्ट करेगा। देन इज द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का साइज अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली डिमांड भी इंक्रीज होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो किस तरह से, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम कहें कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ग्रो कर रहा है, सिर्फ कुछ लोग रिच होते जा रहे हैं और मतलब ज्यादातर उनके पास में ही सारा पैसा जाता जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है, जो गैप है रिच और पुअर का वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में डिमांड किसकी ज्यादा हो जाएगी? जो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, डिमांड फंक्शन है जो कि एक डिमांड को अफेक्ट करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स कांस्टेंट, the quantity demanded will increase with the decrease in the price of the commodity, and the quantity demanded will decrease with the increase in the price of the commodity. यहाँ पे प्राइस, कौन से प्राइस की बात हो रही है? कमोडिटी के खुद के प्राइस की बात हो रही है। तो what does this states? Other things being constant or equal, quantity demanded increases with a decrease in its price। ठीक है, और क्या है? vice versa। और यहाँ पे other things being equal, other things being constant, other things क्या हुए? income of the consumer, taste and preferences, size of the population, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, तो उसमें केवल और केवल किस में चेंज आएगा? खुद के प्राइस में चेंज आएगा। बाकी कोई भी फैक्टर जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। तो वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे और केवल यदि जो प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसके खुद के प्राइस में अगर इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। खुद के प्राइस में डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे को क्या दिख रहा है? यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। There is an inverse relationship between price and quantity demanded.
सिट्रिस पेरिबस। सिट्रिस पेरिबस का मतलब क्या हुआ? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट और इक्वल। ये जो चीज है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसको हम क्या बोलते हैं? सिट्रिस पेरिबस। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, the price, if the price of a commodity increases, it will lead to decrease in quantity demanded, and if the price decreases, it will result in increase in quantity demanded. So that is what is law of demand. It shows an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity, keeping other factors constant. तो हमेशा ये चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यू हैव टू राइट दिस थिंग अलोंग विद द चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स कांस्टेंट, राइट? सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. लेट्स डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड विद एन एग्जांपल. हियर से वी हैव मेड अ डिमांड शेड्यूल. आज अभी इस वीडियो में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया डिमांड शेड्यूल क्या होता है. रिलेशनशिप बताता है किसका? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का. तो देखिए यहाँ पे जब प्राइस 8 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी. अगर प्राइस इंक्रीज 9 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होके कितनी हो गई? 15 हो गई. वहीं पे प्राइस फर्दर इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? और कम हो गई. और ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है. डिमांड कर्व में हम लोगों ने देखा है कि अगर प्राइस P था दैट इज, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? Q है. ये OQ है क्वांटिटी डिमांडेड अगर OP प्राइस है तो. वहीं पे प्राइस अगर डिक्रीज होता है, अगर प्राइस OP से OP1 हो जाता है तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गई है. अभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? OQ1. वहीं पे अगर प्राइस P से P1 हो जाता है, लेट्स से यहाँ पे हमारा प्राइस P से P2 हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे प्राइस हमारा कम होने की वजह से तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, और प्राइस हमारा इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. सो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग other factors constant, equal, unchanged, कुछ भी बोलो, ये चीज हमारी जरूरी है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. और उसमें क्या चीज है? दूसरे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो चेंज नहीं होंगे, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ये देखिए ये डिमांड कर्व है. अभी हम लोगों ने पहले भी देखा कि डिमांड कर्व क्या है? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. तो क्या रीजंस है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? तो पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. जैसे जैसे हम लोग किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से हमारे को जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है. तो अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम सक्सेसिव यूनिट का हायर प्राइस ऑब्वियसली नहीं देना चाहेंगे. इसीलिए अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सेकेंड थिंग इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट में हम किस इनकम की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं. यहाँ हम लोग मनी इनकम की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रियल इनकम की. रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर. अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वो क्वांटिटी कम डिमांड कर पाएगा. इसकी वजह से अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सिमिलरली अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है
तो रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इसकी वजह से वो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर पाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. सो विद द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बिकॉज द रियल इनकम विल इंक्रीज, द परचेजिंग पावर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. देन थर्ड थिंग इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. प्राइस कम होने की वजह से, प्रोडक्ट का प्राइस कम होने की वजह से अब जो दूसरे कंज्यूमर्स दूसरे प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे आपकी तरफ, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. वहीं पे आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो आपका प्रोडक्ट यूज करना कम करके दूसरा प्रोडक्ट जो कि चीपर है they will start using that product. So that is what is known as substitution effect. The consumers will go towards the cheaper product. Then next thing is the size of the consumer group. कई बार प्राइस कम होने की वजह से नए जो कंज्यूमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कमोडिटी की तरफ, क्योंकि पहले कमोडिटी महंगी होने की वजह से वो लोग उस कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. इसकी वजह से अब वो प्राइस कम होने की वजह से वो अफोर्ड कर पाएंगे, तो नए जो कंज्यूमर्स हैं वो जुड़ जाते हैं इस ग्रुप में. तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. एंड सिमिलरली वाइस वर्सा. एंड डिफरेंट यूजेस. कई बार कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अनियन की, तो अनियन डिशेस में भी यूज होता है, अनियन रायता में भी यूज होता है, अनियन सैलेड में भी यूज होता है. बट आप लोगों ने सबने देखा होगा जैसे ही अनियन का प्राइस इंक्रीज होता है वैसे ही उसके जो यूजेस हैं डिफरेंट चीजों में वो कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, या जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है केवल वहीं पर उसका यूज हुआ जाता है. और वहीं पे अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो सभी जगह वो हमारे को दिखने लग जाता है. सिमिलरली अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, लेमन नींबू का भी अभी यही है. पहले हमारे को नींबू कई तरह के उसमें दिख जाता था, चाहे वो लेमनेड है, चाहे वो हमारा सैलेड है, बहुत सारी चीजों में हम लोगों को लेमन दिखाई दे जाता था. लेकिन अभी अगेन लेमन का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई. मिल्क है, अगेन मिल्क की भी वेराइटी ऑफ यूजेस है. इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, इट इज used for making ice creams. There are so many multiple uses. So if the price of the milk increases, the quantity demanded decreases. So these are the reasons. चाहे हम लोग law of diminishing marginal utility की बात करें, real income की बात करें, substitution effect की बात करें, size of consumer group, different uses, इसकी वजह से जो डिमांड कब होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. So this is the reason why these are the reasons why the demand curve slopes downward. Now let's discuss the exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता. लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होने के बजाय वो इंक्रीज ही होती है, और प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ना होने के बजाय वो भी डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड के बजाय क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा इन द केस ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की. कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चीजें सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं बहुत महंगे दामों में, बहुत हाई प्राइसेस पे. दे बाय ओनली बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ स्टेटस इन द सोसाइटी. वो उनको दूसरों से अलग दिखाता है. जैसे विंटेज कार्स हो गए, प्रेशियस डायमंड्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई. तो why these people buy such items? Because these are the articles of distinction. So in the case of articles of distinction, this law of demand is not applicable. Second is giffen goods. गिफन गुड्स क्या होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं. यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है कमोडिटी का, तो ऐसे सिचुएशन में डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी. और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी डिक्रीज होगी. Then next is the consumer. They judges the quality of a commodity by its price. उन्हें कई बार ऐसा लगता है
कि अगर प्राइस कमोडिटी का कम कर दिया है तो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा, तो इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होने के बजाय वो डिक्रीज ही रहती है। या अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है तो लोग सोचते हैं क्वालिटी बेटर ऑफ होगी, इसकी वजह से दे आर रेडी टू पे हायर प्राइस। और तो ये क्या है, क्योंकि उनके जो माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि बेसिकली प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वालिटी में भी चेंज आया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डिमांड, what is the difference between demand and quantity demanded, what are the factors affecting demand, what is law of demand, why does the demand curve slopes downwards, what are the exceptions to law of demand. I hope ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रहा, और अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।